हाँ जी बच्चों, DTPSB का एग्जाम काफी करीब है। आई होप सबने सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। ये जो वीडियो है आपके जीके के लिए होने वाली है, चाहे आप दास 2 TGT IT PGT PRT JJ जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें जीके का सेक्शन मैंडेटरी होने वाला है। मेरा नाम प्रिया ठाकुर है और आप मुझे ठाकुर मैम के नाम से भी जान सकते हैं। अगर जीके से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, जेन्युइन डाउट बिल्कुल कंसीडर करा जाएगा। मैंने आगे इंस्टा प्रोफाइल और टेलीग्राम चैनल, इवन मैंने कक्षा प्लेटफॉर्म की और अपनी प्रोफाइल भी मेंशन कर रखी है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, क्या कौन सा सेक्शन कवर करना है, कैसे कवर करना है, कहाँ से उसके बारे में एक्स्ट्रा पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, वो जानने के लिए आप मुझसे वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, द मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर एट नालंदा सारीपुत्र या सारीपुत्र का निर्माण किस सम्राट के द्वारा किया गया था? तो किस एम्परर ने इन नालंदा में सबसे प्रभावशाली संरचना का निर्माण किस सम्राट के द्वारा किया गया था? तो आपको यहाँ पे किंग के नाम दिख रहे होंगे, इन राजाओं के नाम दिख रहे होंगे। क्या क्या है? कनिष्क, बिंबिसारा, अशोका और अजातशत्रु। ओके, तो ये चारों के चारों जो राजा है ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं कराऊंगी, बिकॉज जरूरी नहीं है कि जो अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही हो। तो आपको एक एक फैक्ट एक्स्ट्रा पता होना चाहिए कि जो कनिष्क राजा है उसके बारे में, बिंबिसारा के बारे में, अशोका बहुत ही इंपॉर्टेंट, अजातशत्रु। तो सबसे पहले बिंबिसारा कौन थे? फाउंडर थे। इन्होंने किसकी खोज करी थी? हरयांका डायनेस्टी, हरियांका राजवंश डायनेस्टी की इन्होंने खोज करी थी। और कहाँ पे इनकी राज्य कहाँ पे था? मगध में था। ओके, तो मगध काफी इंपॉर्टेंट प्लेस रहा है हमारे हिस्ट्री में, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद सेकंड फाउंडर कौन रहे आपके? अजातशत्रु के, यहीं से कनेक्ट हो गया। और इन्होंने क्या करी थी? इन्होंने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल बनाई थी। ओके, फिर इसके बाद आपका है अशोका। तो अशोका क्या है? अशोका की डायनेस्टी सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो बता देती हूँ, मौर्यन डायनेस्टी। ओके, मौर्यन डायनेस्टी के ये थर्ड एम्परर थे, थर्ड राजा थे। ओके, इनकी लाइफ में काफी इवेंट हुए थे। बहुत फेमस है कि कलिंगा वॉर के जब ये पार्ट थे, तो कलिंगा वॉर में लड़ने के बाद इतनी वहां पे हत्या हुई, मृत्यु हुई, तो उसको देख के ही वॉज इन रिग्रेट, रिमोर्स में थे, पछतावा था। ओके, तो वो सब करने के लिए इन्होंने क्या अपनाया? धम्मा पॉलिसी अपनाई अपनी। ठीक है, तो धम्मा पॉलिसी में एनिमल वेलफेयर के लिए काम किया, सोशल वेलफेयर के लिए काम किया, समाज के वेलफेयर के लिए काम किया, ये सब किया। तो ये धम्मा पॉलिसी काफी पॉपुलर हुई थी और ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। ठीक है, और इन्होंने अगर फर्स्ट डायनेस्टी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल मैंने आपको बता दी, तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने एस्टैब्लिश करी थी। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपके राजा है कनिष्क, इन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल एस्टैब्लिश करी थी। और ये कहाँ के राजा हैं? ये कुशन डायनेस्टी के, कुशन डायनेस्टी के। और इनका जो राज्य था वो कहाँ पे था? मथुरा। ठीक है, इन्होंने गांधार, मथुरा में स्कूल्स, ठीक है, आर्ट, ये सब चीजें एस्टैब्लिश करी थी इनके इंस्टीट्यूशन के। अब जो हमारा आंसर है, इसका डायरेक्ट आंसर है, मैं आपको बता देती हूँ। जो आपका ये लिखा हुआ है सारीपुत्र, तो सारीपुत्र किसी का नाम था। वो कौन थे? जो बुद्धिस्ट जो लॉर्ड बुद्धा थे उनके शिष्य थे, चीफ डिसाइपल थे। तो उनके ऑनर में अशोका ने क्या करी थी? इनके लिए एक यहाँ पे प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर स्टैब्लिश किया था। तो करेक्ट आंसर हमें मिल गया। नेक्स्ट, Which of the following languages were added by the 92nd Amendment of Indian Constitution? तो संविधान सबको पता है, हमारा इंडिया का संविधान है। संविधान क्या है? एक लॉ बुक है, ठीक है, कानून की बुक है। हमारा पूरा जो देश चलता है वो इन्हीं कानून के ऊपर चलता है। अब इसमें अमेंडमेंट आई। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? नीचे लिखा हुआ है संशोधन। तो संशोधन का मतलब क्या होता है? कुछ बदलाव लाया गया, कुछ चेंज लाया गया, कोई न्याय ऐड करा गया, कोई न्याय हटाया गया, या उसमें कुछ बदलाव किया गया, तो वो क्या कहलाता है? संशोधन कहलाता है। अब बहुत सारी संशोधन हुई थी। भारत के संविधान में चेंज आना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वो एक बार चेंज आता है तो वो पूरी कंट्री पे लागू होता है। तो 92nd अमेंडमेंट में, संशोधन में क्या हुआ था? कौन सी भाषाएं ऐड करी थी? तो हमें पता है कि हमारे भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है,
ठीक है, सारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो किसमें मेंशन कर रखी है हमने, कौन से स्केड्यूल में मेंशन कर रखी है, 8 स्केड्यूल में मेंशन कर रखी है। और अगर मैं आपसे पूछूं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट है, उन 22 पार्ट में कौन से पार्ट में ये आता है आपका, ये 17th पार्ट में आता है। ओके, और कौन से आर्टिकल्स में हमारी लैंग्वेजेस की बात हो रखी है, 343 से लेके 351 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन आर्टिकल्स पे लैंग्वेज की बात हो रही है। बिकॉज आपसे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन वो आर्टिकल से पूछ सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आंसर तो मैं आपको करेक्ट बता ही दूंगी, फिक्स्ड आंसर है, लेकिन आपको जो एक्स्ट्रा जानना है, जो आपको काम आएगा एग्जाम में, वो ये है कि आर्टिकल ध्यान रखना है, स्केड्यूल ध्यान रखना है, कौन से पार्ट में है ध्यान रखना है, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है ये भी पूछा गया है क्वेश्चन में, तो इसका ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन भी ध्यान रखनी है, कॉन्स्टिट्यूशन वैसी है क्या। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कि आपकी बोडो आई थी, डोगरी आई थी, मैथिली आई थी और संथली आई थी। तो वो किसमें दिख रहा है मुझे, वो सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है। करेक्ट आंसर इसका 4th है। नेक्स्ट, हेमिस फेस्टिवल्स। तो फेस्टिवल्स याद रखने हैं, ठीक है, ये आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन है। आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ, अगर आपको और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जानने हैं, सारी पीडीएफ आपको विनय कक्षा के यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी, और फ्री पीडीएफ आपके ऐप पे भी है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हेमिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो हमारी भारत की कौन सी यूनियन टेरिटरी में हेमिस फेस्टिवल का सेलिब्रेशन होता है, तो वो लक्षद्वीप है, दिल्ली है, लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है। अगर इसमें कुछ ऐसा ऑप्शन होता है कि वो स्टेट मेंशन करते थे तो हम एलिमिनेट करते थे, पर इन्होंने सारे यूनियन टेरिटरी ही मेंशन कर रखी है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर लद्दाख है। और फेस्टिवल पूछे जाते हैं तो लद्दाख के जो 1-2 और फेस्टिवल है वो भी आप जान लीजिए कौन कौन से हैं। एक है आपका लूसा, ठीक है, दूसरा है दोस मोचे, फिर है आपका सिंध, ठीक है, कमेंट में बताएंगे सिंध नदी पहले किसको बोला जाता था, सिंधु दर्शन, ठीक है। और आपने टिकटॉक तो सुना होगा ना, तो इसका एक फेस्टिवल का नाम है टिकटॉक की टैकटॉक, तो उससे आपको याद रहेगा। फिर दूसरा है फ्याम सी दु, टी साइलेंट है। अब ये लद्दाख में जो हेमिस फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट तो करा जाता है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जान लो, क्या पता वो किस तरह से क्वेश्चन को घुमा के आपसे पूछ ले। तो आपको इस बारे में क्या ध्यान रखना है, इसमें ये सेलिब्रेट इसलिए करा जाता है, एक तो एज पर तिब्बतन कैलेंडर फॉलो होता है, उसके अकॉर्डिंग करा जाता है, और पीछे की वजह यह है कि एक गुरु थे जिनका नाम था गुरु पद्मा संभव, तो इन गुरु ने इंट्रोड्यूस किया था, क्या इंट्रोड्यूस किया था, तांत्रिक बुद्धिज्म। तांत्रिक बुद्धिज्म तिब्बत में इंट्रोड्यूस किया था, तो उसके ऑनर में ये सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, और ये आपका जून जुलाई में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, साल का टाइम बिल्कुल याद रखिए। ओके, और इसमें एक डांस होता है, उसको बोलते हैं चैम डांस, वहां का डांस है। बहुत सारे फेस्टिवल, सभी फेस्टिवल में ऑलमोस्ट ये डांस होता है, चैम डांस। ओके, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको 700 बताया, हेमिस फेस्टिवल, लद्दाख, यूनियन टेरिटरी, 1-2 फेस्टिवल्स के और नाम बता दिए, इवन 1, 2, 3, 4, 5 फेस्टिवल्स के और नाम बता दिए। हेमिस फेस्टिवल क्यों क्यों होता है, कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, रोल ऑफ राइबोसोम इन सेल। देखो इस क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे समझ लो, बिकॉज मैंने अपनी जितनी भी प्रीवियस वीडियो डाली है जो हमारे पिछले एग्जाम थे उसमें पीवाईक्यू कवर करे हैं, तो ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं हर एक्सरसाइज में 1-2 बार रिपीट हुआ ही हुआ है। तो मैं आपको पहले बेसिक बता देती हूँ, जो बेसिक आपको याद रखना है, सेल, कोशिका होती है, इसको हिंदी में कोशिका बोलते हैं। हमारे शरीर का सबसे छोटा हिस्सा क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स है, बिलियंस ऑफ सेल्स है। ओके, अब ये जो सेल है इसका एक स्ट्रक्चर याद रखना है। तो जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है, बाहर की वॉल होती है, इसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। अंदर बहुत सारा लिक्विड वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसका एक केंद्र होता है। देखो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में रखने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल पूरा हिंदी में समझाओ पूरा इंग्लिश में समझाओ, मिक्स है, ठीक है, और इतना तो आप समझते होंगे। अब जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो केंद्र है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलती है, इसको बोला जाता है रोड लाइक स्ट्रक्चर। रोड देखिए, हिंदी वाली रोड, तो रोड में रोड लाइक स्ट्रक्चर, एक ऐसे रोड है, एक ऐसे रोड है, तो रोड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगा ऐसा,
और ये आपने बहुत बार मूवीज इन ऑल में देखा होगा। तो ये डीएनए कहलाता है। और डीएनए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज आपकी स्किन का कलर कैसा है, आपके बालों का नेचर कैसा है, आपके बालों का कलर कैसा है, आपकी आंखों का कलर कैसा है, ये आपके जीन्स कैरी करते हैं। तो जीन्स क्या होते हैं? हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है। हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जो हमें हमारे एंसेस्टर, जरूरी नहीं है सिर्फ पापा की हो, वो हमारे दादा की भी हमारे दिख सकती है और एंसेस्टर्स की भी दिख सकती है। ये हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन कैरी करता है हमारी बॉडी में आगे जनरेशन टू जनरेशन। ओके, तो ये जीन का काम हो गया। इसमें आता है सेल के अंदर ही आपको छोटे छोटे ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जिनको हम राइबोसोम्स बोलते हैं। तो राइबोसोम का मेन काम क्या होता है? क्या ये सेल के अंदर एनर्जी बनाता है, प्रोटीन बनाता है, डीएनए बनाता है, वेस्ट बनाता है, या वेस्ट को हटाता है? देखो आपकी बॉडी में, शरीर में जो भी काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ सेल के अंदर हो रहा है और सेल की वजह से हो रहा है। तो ये जो मैंने चारों अंडरलाइन करे ना, ये चारों की चारों चीजें सेल की वजह से होती हैं आपके शरीर में। एनर्जी भी, प्रोटीन भी, डीएनए भी, वेस्ट भी। तो राइबोसोम का काम तो प्रोटीन बनाना है। करेक्ट आंसर ये है। डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर, बता दिया। वेस्ट एलिमिनेशन, अब आप खाना खाते हैं, डाइजेशन होता है, डाइजेशन में वेस्ट निकलता है। जो वेस्ट है सबसे पहले सेल से निकलेगा। तो सेल के अंदर एक चीज मिलती है, वो भी ऐसे गोल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइजोसोम। लाइजोसोम। और लाइजोसोम के अंदर एंजाइम्स मिलते हैं। आपकी बॉडी में एंजाइम खाने को पचाने में मदद करते हैं, और ये खाने को पचाने में के हेल्प के बाद आपका वेस्ट एलिमिनेट होता है। शरीर में जो चीज नहीं चाहिए वो बाहर निकाल दी जाती है, और ये लाइजोसोम करते हैं। तो वेस्ट पता चल गया, प्रोटीन, डीएनए। अब बचा एनर्जी। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपसे अभी बात भी कर रही हूँ ना, तो मेरी एनर्जी लग रही है, सांस भी ले रही हूँ तो एनर्जी लग रही है। तो वो एनर्जी मुझे कहाँ से मिल रही है? मेरे सेल के अंदर एक चीज मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर होती है। दुनिया की हर एक चीज एक एनर्जी की फॉर्म में, एक साउंड भी है तो एनर्जी की फॉर्म में। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर होती है, मैं क्यों बता रही हूँ? बिकॉज एनर्जी एक नहीं होती, बहुत तरह की होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इस फॉर्म में स्टोर होती है, एटीपी। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म। डीएनए की फुल फॉर्म ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जिसको पता है। नहीं पता तो अभी याद कर लो और जिंदगी भर याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब डेमोग्राफिक डिविडेंड? डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? इकोनॉमी से है, ठीक है। मैं आपको समझा देती हूँ, नीचे हिंदी में भी लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो जनसांख्यिकीय लाभांश, ठीक है, लाभांश माने बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, जनसंख्या, पॉपुलेशन, लोग, ठीक है, इससे पता चल रहा है का सर्वोत्तम वर्णन कौन सी लाइन बता रही है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या? इंक्रीज हो जाना टैक्स में जिस टू ग्रोइंग एल्डरली पॉपुलेशन, क्या इंक्रीज हो जाना वर्किंग एज पॉपुलेशन में, मैं हिंदी में भी पढ़ देती हूँ, वृद्धों की बढ़ती जनसंख्या के कारण टैक्स बढ़ा देना। वर्किंग एज पॉपुलेशन इंक्रीज होना कंपेयर टू डिपेंडेंट, आश्रितों की तुलना में जो कार्यशील वाले आयु वाले लोग हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो जाना। या राइजिंग होना बर्थ रेट का इन डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री क्या होती है? जैसे हमारा भारत है, वो अभी क्या है? एक डेवलपिंग कंट्री है। और जो आपका वो है, यूएस है, चाइना है और रशिया है, ये आपकी डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। ये विकासशील देशों में से विकसित हो चुकी है आपकी, ठीक है, ये वाली। तो इसमें क्या है, ये क्यों कहलाती है कि डेवलप्ड है? ये डेवलप्ड किससे कहलाती है? बिकॉज इनका जो सेकेंडरी सेक्टर है, दूसरा वाला सेक्टर है, सामान बनना, सामान बेचना, वो इन देशों में बहुत ज्यादा होता है। भारत में भी होता है लेकिन उस लेवल तक का नहीं हो पाता। तो जिसका सबसे ज्यादा सामान बनता है, बिकता है, वो डेवलप्ड हो जाती है क्योंकि वो कमाती ज्यादा है फिर। तो राइजिंग बर्थ रेट इन डेवलपिंग कंट्री, क्या विकासशील देशों में बढ़ती जन दर मुझे डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसांख्यिकीय लाभांश बताती है? या रूरल वर्क फोर्स का माइग्रेट हो जाना दूसरी सिटीज में? रूरल वर्क फोर्स क्या होती है? रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र में से, ग्रामीण क्षेत्र में से लोग निकल निकल के शहरों में जाके बस रहे हैं। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या बताता है? देखो, डेमोग्राफिक डिविडेंड में उसका आंसर उसके टर्म में छुपा है, जैसे जनसंख्या, जो जनसंख्या से आपको लाभ मिल रहा है। अब मैंने अभी बताया आपको कि लाभ कैसे होता है देश को, क्यों यूएस, चाइना, रशिया डेवलप्ड कंट्री कहलाती है, क्यों वहां पे ज्यादा विकास है? बिकॉज ये ज्यादा सामान बना रहे हैं, ज्यादा फैक्ट्री है वहां पे, ठीक है। जब ज्यादा फैक्ट्री है तो ज्यादा लोग काम कर रहे होंगे, और ये लोगों की वजह से तो ये बेनिफिट है ना, वहां के लोग, पीपल स्किल्ड है, ठीक है, स्किल्ड है। वहां पे एक 16-17 साल का बच्चा भी काम कर रहा है।
उसको प्रेफर किया जाता है वहां पे कि स्कूल के बाद अपनी 10th करने के बाद दे हैव टू वर्क भी करो, पढ़ाई भी करो साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए। तो वहां की पॉपुलेशन का बेस्ट यूज करा जाता है काम निकलवाने के लिए। तो कोई कौन सी लाइन पढ़ के आपको ऐसा लगा जिस कंट्री की, जिस देश की वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है? इंडिया मोस्ट लाइक वर्ल्ड में सबसे मोस्ट यूथ पॉपुलेशन है यहाँ पे। तो अगर मैं चाहूँ प्रोडक्टिव यूज निकालना तो मैं बहुत अच्छे से अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभांश निकाल सकती हूँ उससे। जिस कंट्री की वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत अच्छी होती है उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अच्छा होता है। क्या इतना याद रखना है? डिविडेंड क्या होता है? कमाई हो रही है, लाभ मिल रहा है। और डिविडेंड एक और टर्म होती है, अगर सिर्फ डिविडेंड अलग से कहीं आपको लिखा हुआ दिख जाए कि डिविडेंड क्या होता है, पूछा गया है तो बता रही हूँ। डिविडेंड क्या होता है? जैसे आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, अगर आप लोन लेते हैं तो लोन के बदले में इंटरेस्ट देते हैं। तो अगर आप किसी के शेयर्स खरीदेंगे कंपनी के तो बदले में जो आपको कमाई मिलती है, लाभ मिलता है, उसको डिविडेंड बोला जाता है। क्योंकि शेयर्स पर जो कमाई होती है वो डिविडेंड होता है। नेक्स्ट, Who can seek the advisory opinion of the Supreme Court under Article 143? सुप्रीम कोर्ट क्या है आपका? उच्चतम न्यायालय, सबसे एपेक्स कोर्ट है कंट्री का। ठीक है, जो प्रॉब्लम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट से आपको नहीं सेटिस्फैक्ट्री होगी तो आप लास्ट अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा वो फाइनल होगा और वो बाइंडिंग होगा, वो करना ही होगा। ठीक है, उससे ऊपर कहीं नहीं जा सकते हम न्याय लेने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन, सुप्रीम कोर्ट की सलाह आर्टिकल 143 के अंदर कौन कौन ले सकता है? ठीक है, ये किसको इजाजत है वो करने की? तो क्या प्राइम मिनिस्टर को है, पार्लियामेंट को है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को है, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है? क्या लगता है आपको कि इसका क्या आंसर होगा? कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन हम लॉजिक भी लगाते हैं तो भी हो जाता है। ठीक है, तो हमारे प्रेसिडेंट को अलाउ है कि अगर उन्हें लगता है कि कुछ कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा इशू है जिनको उसमें लीगल ओपिनियन चाहिए, ठीक है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट सबसे अच्छा इंटरप्रिटेशन करता है अपने संविधान का। तो अगर ऐसी लीगल ओपिनियन चाहिए तो वो किसके पास जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के साथ पास अप्रोच करेगा। और ये आर्टिकल 143 में मेंशन है। बट आपको क्या ये पता है सुप्रीम कोर्ट का कौन, ये आपके संविधान में लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन से पार्ट में लिखा गया है? ठीक है, कौन से पार्ट के साथ कौन से आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है? सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिश होना, सुप्रीम कोर्ट में जजेस होना, सीजीआई होना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके ऑर्डर बाइंडिंग होते, ये सब कहाँ लिखा गया? ये सब आपके कौन से पार्ट में मेंशन है? ये आपके 5th पार्ट में मेंशन है और 5th पार्ट का चैप्टर नंबर 4 में मेंशन है। और आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है? 124 से, ठीक है, हमने ये 143 करा है, 124 से 147 तक है। अगर मैं आपको थोड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता दूं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट आर्टिकल तभी ये 143 पूछा गया है। तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कहता है कि हमारे देश का एक एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होगा ही होगा, वो 124 कहता है। ओके, फिर आपका क्या आ जाएगा? 125 में, 126 में, 126 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें सीजेआई होना चाहिए, हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, वो 126 आर्टिकल में है। 129 जो है वो बताता है कि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है, कोई भी केस से रिलेटेड कैसा भी रिकॉर्ड होगा इसे परमिशन है कि वो उसका रिकॉर्ड बना के रखेगा। देन 141 है जो बोलता है कि मैंने अभी आप ऊपर भी बताया सुप्रीम कोर्ट ने जो डिक्लेयर कर दिया वो बाइंडिंग होगा टू ऑल कोर्ट। जो इसके नीचे सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया वो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना होगा ही होगा, दैट इज बाइंडिंग टू ऑल कोर्ट। ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया? इनमें से कौन सा भारत में यात्री परिवहन करने के लिए सबसे तेज साधन है? क्या पानी से जाना, हवा से जाना, रोड से जाना, रेल से जाना? मुझे देखो ये क्वेश्चन जो पढ़ के लगा 5th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन लगा मुझे। मतलब ये एक 5th स्टैंडर्ड का बच्चा माइंड सोचेगा कि भाई अगर मैं पानी से जाऊंगा, हवा से जाऊंगा, रोड से जाऊंगा, रेल से जाऊंगा तो किससे जल्दी पहुंचूंगा? तो फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तो मेरे ख्याल से एयरलाइंस ही है आपकी, एयर ट्रांसपोर्ट ही। तो करेक्ट आंसर तो पता ही होगा इसका आपको, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं। नेक्स्ट, हु हैज द अथॉरिटी? यहाँ पे मिस हो गया, डिस्प्ले नहीं हो रहा, मैं आगे बता देती हूँ इसके आगे क्या है। हु हैज द अथॉरिटी कि वो रूल्स बनाए, रेगुलेशन बनाए या पावर डिस्ट्रीब्यूट करे? सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूट करे किसके लिए? आपकी पंचायत के लिए।
पंचायतों की शक्तियां देना, उत्तरदायित्व देना, पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपने का अधिकार किसके पास है? क्या प्रेसिडेंट देता है पंचायत को? तुम्हारी क्या क्या पावर है, किस पे तुम डिसीजन बना सकते हो, किस पे तुम लॉ बना सकते हो? स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। ओके, तो मैंने इसमें इसके लिए यहाँ पे ये मेंशन कर रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संविधान में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। अब आपको बता दो यूनियन लिस्ट के अंदर क्या है, सब्जेक्ट है। कौन कौन से सब्जेक्ट है? जिन सब्जेक्ट पे, जिन टॉपिक्स पे यूनियन सिर्फ आपकी यूनियन गवर्नमेंट जो है, जो आपकी केंद्र सरकार है, वही क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, उसके ऊपर लॉ बना सकती है। तो डिफेंस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन होगा तो मैं किसी स्टेट को तो दूंगी नहीं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट आप देख लेना न्यूक्लियर अटैक करना है कि नहीं करना है, वो डिसाइड करेगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं, यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड डिसीजन यूनियन गवर्नमेंट, फॉरेन अफेयर इंडिया पाकिस्तान चाइना इन सबके रिलेशन से रिलेटेड जो भी अग्रीमेंट बनाने होंगे वहां पे आपका प्राइम मिनिस्टर जाता है यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे। वॉर, पीस, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट, एयरवे, ये सारे एक एक आपको याद होने चाहिए, इतना तो याद करना पड़ेगा। Okay. और जो इंपॉर्टेंट है वो तो होनी चाहिए, जो न्यूज में चलते रहते हैं। अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना तो यूनियन गवर्नमेंट के पास नहीं जाना। भाई अगर यूपी की प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है, वहां के कृषि को प्रॉब्लम है, तो वो पहले अपने स्टेट के पास जाएंगे। ओके, पुलिस स्टेट ही लेगी वहां का डिसीजन, यूनियन गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं करेगी केरला में पुलिस को क्या ऑर्डर दिया जाए। प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिकर, ट्रेड और कॉमर्स, लाइफ स्टॉक, एनिमल, इन सबसे रिलेटेड आपकी जो राज्य सरकार होगी वो डिसाइड करेगी क्या करना है वहां पे। अब कंकरेंट लिस्ट क्या होता है? कंकरेंट लिस्ट ये ऐसे टॉपिक है जिसमें दोनों मिलजुल के कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन ले सकता है। बट अगर मान लो स्टेट ने भी डिसीजन ले लिया, यूनियन ने भी डिसीजन लिया, राज्य ने भी डिसीजन ले लिया और आपकी जो केंद्र सरकार थी उसने भी डिसीजन ले लिया एक ही टॉपिक पे, तो क्या करा जाएगा? तो भाई जो हमारा जो संविधान है वो कहता है कि हम क्वासाई फेडरलिज्म एक वर्ड होता है, क्वासाई फेडरलिज्म का मतलब होता है, ये भी आया हुआ है, क्वासाई फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि यूनियन जो कहेगा उसकी चलेगी। ठीक है, इट इज थोड़ा सा पावरफुल है आपके स्टेट से और जरूरी भी है। तो आपको आंसर मिला कि भाई कौन से सब्जेक्ट कहाँ है लिस्ट में, कहाँ लिखा है पंचायत, कौन ले सकता है पंचायत से रिलेटेड डिसीजन, कौन दे सकता है पावर। तो आपको ये वर्ड दिखना चाहिए और ये वर्ड दिख के समझ में आना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट क्या होती है? आपकी 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है हमारे भारत में, पहली लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेकेंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट। पहले आपका यूनियन आ गया जिसको हम नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है, नेशनल लेवल पे काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं इसको, और फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट आ गया, हर राज्य की अपनी सरकार है। देन इसके बाद आपका लोकल गवर्नमेंट आता है। लोकल गवर्नमेंट के 2 हिस्से हैं, बिकॉज लोकल लेवल पे आपको गांव भी देखने को मिलते हैं जिनको हम रूरल एरियाज बोलते हैं, और आपको सिटीज भी देखने को मिलती है जिन्हें हम अर्बन एरिया बोलते हैं। वी से मैं विलेज लिख रही थी। तो रूरल एरिया, अर्बन एरिया, रूरल एरिया में आपको पंचायत देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको एमसीडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, दिल्ली वगैरह में क्या है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। तो अगर लोकल गवर्नमेंट तीसरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, स्टेट लिस्ट में मेंशन है, तो मुझे आंसर मिल गया कि भाई सिर्फ स्टेट को हक है कि पंचायत की क्या पावर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी वो बताने का। ठीक है, सिर्फ मैं आपको करेक्ट आंसर नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहूं तो बता सकती हूँ, एक क्वेश्चन को मैं 5 सेकंड में खत्म कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रही हूँ बिकॉज वो इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है। जीके पढ़ने का तरीका यही है कि हम जीके के पीवाईक्यू इसलिए उठाते हैं ये जानने के लिए कि इससे रिलेटेड कुछ आ सकता है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कोई और भी जीके का जो एक एक्सपर्टीज बैठेगी, जो एग्जाम बनाएगी, डिजाइन करेगी, वो इन्हीं टॉपिक से कुछ ना कुछ उठाएगी। नेक्स्ट, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज एन एग्जांपल ऑफ विच स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो कोणार्क एक सूर्य मंदिर है, ठीक है, कहाँ है? ओडिशा में है। ओडिशा में कहा? पुरी डिस्ट्रिक्ट में। के मंदिर स्थापत्य की निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली का उदाहरण है? तो यानी कि हमारे टेम्पल बनाने के, मंदिर बनाने के कुछ स्टाइल फॉलो करते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टाइल है, मैंने सारी लिस्ट आपके सामने रख दी है कि आपको पता होना चाहिए कि मंदिर किस तरह के कहाँ कैसे मिलते हैं। किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। नॉर्थ इंडिया में नागारा स्टाइल ज्यादा देखने को मिलेगा, साउथ इंडिया में द्राविडियन स्टाइल ज्यादा देखने को मिलेगा, डेक्कन में जाओगे तो आपका आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र में वेसारा स्टाइल देखने को मिलेगा, कलिंगा स्टाइल आपका ओडिशा में देखने को मिलेगा। ओके, और आपका जो हेमिस्फेरिकल स्टाइल है वो आपका नॉर्थ इंडिया स्पेशली बुद्ध में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे दिख गया ओडिशा ही दिख गया मुझे यहाँ ऑप्शन में, तो ओडिशा में लिखा भी हुआ है कोणार्क, तो इसका आंसर क्या है? सन टेम्पल ऑफ अ कोणार्क इज कौन सा स्टाइल? तो हमारे 2 हैं, एक तो आपका कलिंगा स्टाइल भी है और एक नगाड़ा स्टाइल भी है। ठीक है, यहाँ पे भी है आपका। ठीक, तो इसका आंसर है नगाड़ा स्टाइल।
और कैसा कैसा होता है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको कुछ दिखता है, कर्वी लीनियर शिखारा बने होते हैं, ऊपर टावर बने होते हैं, ठीक है। एनक्लोज बाय कंपाउंड वॉल्स, यहाँ पे दीवारें होंगी जिससे बंद होगा। और इसमें क्या है, इसमें कार्विंग देखने को मिलेंगे, आकृति देखने को मिलेंगे साथ साथ। तो ये सब आप जान लीजिए, आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मेंशन है। बिकॉज स्टैटिक है, बस लर्न करना है, समझना है और दिमाग में मेमोराइज करके रखना है। मेमोराइज करने का तरीका क्या है, उसको पढ़ो, अपने आप लिखो, बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो, तब मेमोराइज होती रहेंगे। और रिवीजन करते रहो, अपना टारगेट बना लो, हर 2 दिन में, हर 3 दिन में जितना मैंने पढ़ लिया लास्ट 3 डेज में, मुझे दोबारा रिवाइज करना है, दोबारा रिवाइज करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट देते रहो। ठीक है, अगर आपने विनय कक्षा सर का सुपर 100 बैच ले रखा है, ठीक है, तो उसमें फुल फ्लैश मॉक टेस्ट अवेलेबल है। और वो मॉक टेस्ट देख के बच्चों को पता लग रहा है कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और वो साथ साथ रेगुलर हम टारगेट देते हैं, प्रैक्टिस हो रही है, एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। तो जो बच्चे जुड़ चुके हैं उनकी रोज रेगुलर प्रैक्टिस हो रही है, रोज उनको टारगेट्स मिल रहे हैं, रोज वो क्लियर कर रहे हैं। और जब हम 15-20 दिन बाद उनका एनालिसिस करते हैं तो सबका कहीं ना कहीं 20 से 30 मार्क्स बढ़े ही हैं। मतलब कि जहां वो सब्जेक्ट में 10 स्कोर कर रहे थे तो उनका 20 बढ़ा है, तो अब नाउ दे आर स्कोरिंग 30%। ठीक है, 30 स्कोर कर रहे हैं। आगे, Which fundamental right was removed from the Indian Constitution by the 44th Amendment Act 1978? तो फिर से अमेंडमेंट आ गई। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल था जो रिमूव करा गया? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि कौन सा आर्टिकल को, कौन से फ्रीडम फंडामेंटल राइट को रिमूव करेगा। भाई देखो, फंडामेंटल राइट को रिमूव करना इतना इजी नहीं होती, ये अमेंडमेंट इतनी इजीली पास नहीं हो सकती, इसके लिए टाइम लगता है। ठीक है, और बहुत लंबा प्रोसीजर है और बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आपके पास, क्या आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं? तो है, अभी तो नहीं रिमूव करा गया। क्या प्रिवेसी है? मतलब आर्टिकल 21 तो न्यूज में आता ही रहता है कि राइट टू लाइफ है मेरे पास, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी क्या है? क्या मैं आपसे आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर, यूपीआई या बिना पूछे ले सकती हूँ? आपकी परमिशन से ही ले सकती हूँ। तो पर्सनल लिबर्टी है मेरे पास, प्रिवेसी में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता आपकी। और राइट टू लाइफ क्या है? आपकी सोसाइटी में प्रॉपर क्लीन एयर होना, क्लीन सैनिटेशन की प्रॉब्लम ना होना, अच्छे स्कूल्स होना, और ड्रेनेज की प्रॉब्लम ना होना, पानी इकट्ठा की प्रॉब्लम ना होना, बीमारियां ना फैलना, ये सब राइट टू लाइफ है। कि आपको एक बेसिक फैसिलिटीज दी जाए, वो सरकार का ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी है कि मेरे सिटीजन एटलीस्ट बेसिक लाइफ तो अच्छे से जिए। तो वो जिंदगी का जो जीने का हक है वो आपको मिला हुआ है, वो नहीं चाहिए हुआ। और राइट टू एजुकेशन है अप टू 14 तक, ठीक है, एजुकेशन फ्री है बाय गवर्नमेंट। नाउ राइट टू प्रॉपर्टी था जो हमने 44 अमेंडमेंट के बाद हटा दिया था, इसमें बहुत इश्यूज आ रहे थे। ठीक है, तो ये 14 से हटा के इससे रिलेटेड चीजें हमने आगे आर्टिकल में मेंशन कर दिया है। ठीक है, उसका कौन, तो इसको हमने फंडामेंटल राइट हटा के क्या बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो मैं इतना बता देती हूँ, फंडामेंटल राइट जितने भी हैं आपके, फंडामेंटल राइट क्या है आपके, एनफोर्सिएबल है और जस्टिसिएबल है। यानी कि अगर ये टूटा, अगर किसी ने वॉयलेट करा आपका फंडामेंटल राइट, आपको रिलीजन नहीं अपनाने दिया जो आप अपनाना चाहते हो, तो आप सीधा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे जाके क्या कर सकते हो, कंप्लेन फाइल कर सकते हो। तो ये जस्टिसिएबल है, कोर्ट आपको सपोर्ट करेगा यहाँ पे। और गवर्नमेंट भी नहीं तोड़ सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट भी नहीं जा सकती है इसके अगेंस्ट। तो राइट टू प्रॉपर्टी में बहुत इशू आ रहा था, गवर्नमेंट को जगह जगह कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करने होते हैं, एंड देन प्रॉपर्टी लेनी होती है, फिर उसमें रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट करने होते हैं, तो वो सब में इशू आता है। वो फंडामेंटल राइट बन गया था, नहीं देना तो नहीं देना। तो इससे रिलेटेड हमने क्या करा, यहाँ फंडामेंटल से राइट हटा के इसको हक तो रहने दिया, इस पे कानून तो बने रहने दिया, वो हमने आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल से मेंशन कर दिया। अब वो आर्टिकल कौन कौन से हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि राइट टू प्रॉपर्टी हट के हमने क्या करा उसका। विच टेम्पल इन हिमाचल प्रदेश बिल्ट इन नगाड़ा स्टाइल? ठीक है, तो नगाड़ा स्टाइल अभी हमने पीछे पढ़ा था, नगाड़ा स्टाइल में ऐसे होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर क्या है, इसका एक वर्ड और दिखेगा, मैं आपको अभी बताऊंगी। तो बिल्ट इन नगाड़ा स्टाइल विद वुड, यहाँ पे किससे बनाया गया, लकड़ियों का यूज करके, स्टोन का यूज करके। और किसको दिया गया, ये किसको डेडिकेट करा गया, हिडम्बा गॉडेस को। कौन सी देवी थी, हिडम्बा देवी थी। हिडम्बा देवी के बारे में आपको पता है कौन थी ये? महाभारत सुनिए, महाभारत में 5 पांडव का नाम सुना, उसमें से भीम का नाम सुना, भीम की पत्नी थी, वाइफ हिडम्बा। तो उनके, ठीक है, उनके डेडिकेशन में क्या बना हुआ है, समर्पित है ये मंदिर। हिमाचल प्रदेश के नागर शैली में निमर्पित लकड़ी पत्थर से बना कौन सा मंदिर है जो हिडम्बा देवी को समर्पित है? तो क्या मोधेरा टेम्पल है, हिडम्बा देवी टेम्पल है, ठीक है, क्या नाम है, सचेन का केशव टेम्पल है, या
खजुराहो टेम्पल है। तो मेरे ख्याल से नाम आंसर तो ऑप्शन में ही दिख गया मुझे, हिडम्बा देवी टेम्पल है। तो हिडम्बा देवी टेम्पल के लिए बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में कहाँ है, फेमस प्लेस है, याद रहेगा आपको, मनाली में है। के और ये वुड से बना हुआ है, ये शाइन है। और किसने बनाया था, क्या आपको ये पता है? राजा बहादुर सिंह ने इसका निर्माण किया था। कब किया था? 1553 एडी में किया था। और ये जो स्टाइल है ना, इसको स्टाइल का एक और नाम है, इस स्टाइल को बोला जाता है पगोड़ा। पगोड़ा मतलब एक के ऊपर एक स्ट्रक्चर है ऐसे, ठीक है। पगोड़ा स्ट्रक्चर में कितना मीटर है? 24 मीटर ऊपर तक है हाइट है इसकी। क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल गई, याद रखना हमें, ठीक है। और अगर आपको और टेम्पल्स के नेम याद करने हैं, बिकॉज वो आपसे कोई सा भी टेम्पल पूछ सकते हैं जो फेमस है, और टेम्पल्स के लिए आप पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम पे नहीं तो आप ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप का आप लोग फ्री रिसोर्सेज स्टडी मटेरियल में जाके, स्टडी मटेरियल का सेक्शन होगा, वहाँ फ्री रिसोर्स होंगे, वहां आपको मिल जाएंगे ये पीडीएफ। नेक्स्ट, ड्यूरिंग समर गर्मियां, व्हेन द थार डेजर्ट बिकेम वेरी हॉट, व्हाट टाइप ऑफ प्रेशर एरिया फॉर्म हो जाता है नॉर्थ इंडिया के अंदर? हिंदी में पढ़ देते हैं। ग्रीष्म ऋतु जब चल रही होती है तब थार मरुस्थल बहुत गर्म हो जाता है, तो उत्तरी भारत में किस प्रकार का दाब क्षेत्र बन जाता है? क्या मध्य दाब क्षेत्र बनता है, उच्च दाब क्षेत्र बनता है, दाब में कोई अंतर ही नहीं आता, या निम्न दाब क्षेत्र बनता है? यानी कि मॉडरेट रहता है प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया, नो प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने आपको, बेसिक कंसेप्ट है आपके, ठीक है। आपके बेसिक अच्छे होंगे तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। मतलब मान लो आपको नहीं पता आंसर, नहीं याद करा, याद ही नहीं करना, बिकॉज ये लॉजिक है इसके पीछे। तो क्या है, आपको इंडिया का मैप तो पता होगा, इंडिया का मैप तो भी अच्छे से याद कर लेना। अगर आपको इस पे अलग से क्लास चाहिए तो वी कैन डू इट, अभी 1 महीना है आपके एग्जाम में तो कर सकते हैं। तो इंडिया के मैप में आपको पता है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। थार डेजर्ट कहाँ है आपका? यहाँ पे है थार डेजर्ट, ये पता होना चाहिए, बिकॉज मैप भी आ सकता है, मैप से लोकेशन पूछ सकते हैं। अब जो थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट आपका नॉर्थ वेस्ट में दिख रहा है, तो थार डेजर्ट में बोला कि बहुत गर्मी हो जाती है, सर्दियों का टाइम नहीं चल रहा है, गर्मियों का टाइम चल रहा है। तो कोई भी चीज गर्म हो जाती है तो वो ऊपर उड़ती है, हाँ, गर्माहट जब उसमें हो जाती है तो प्रेशर बनता है। कैसा प्रेशर बनता है, याद रखना, ठीक है, टेम्परेचर से याद रखना। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, तो लो प्रेशर बनेगा। हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर सर्दियों अगर आ जाए, अगर ये क्वेश्चन सर्दियों का हो जाए तो टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो हाई प्रेशर। तो मैंने इस क्वेश्चन में बस इतना देखा कि भाई गर्मियां थी तो गर्मियों में हॉट टेम्परेचर है, हॉट टेम्परेचर में प्रेशर हमेशा लो बनेगा, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट, और आपको इस चीज में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, हवा कैसे बनती है, ठीक है। आपकी जो गर्म हवा होती है वो ऊपर चली जाती है, जो ठंडी हवा होती है वो नीचे आने लग जाती है। तो ऐसे हवा मूव करती है, चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऐसे घूम घूम घुमाव बनता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये आपने कई बार डायग्राम्स में भी देखा होगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्या करती है, हवा मूव करती है, एयर मूव करती है। जब एयर के पार्टिकल्स मूव करते हैं तो वो विंड बन जाती है, ठीक है, तो ऐसे बनता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लूइड सब्सटेंस इन द सेल? देखो एक ही स्लाइड के अंदर सेल के ऊपर फिर से दूसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाएंगे कोशिका वाला चैप्टर। निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ, अगर आप चाहो तो एक बेसिक वीडियो बना दूंगी, ठीक है, 20 से 25 मिनट की, जिससे पूरा सेल एक्सप्लेन कर दूंगी, एक एक पार्ट क्या क्या करता है, और उसमें से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा अगर आपका सेल टॉपिक आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लूइड सब्सटेंस, यानी कौन सा पदार्थ तरल पदार्थ है। फ्लूइड माने लिक्विड सा कुछ भरा हुआ है अंदर, न्यूक्लियस में भरा है, राइबोसोम में भरा है, वैक्यूल में भरा है, या प्रोटोप्लाज्म में भरा है, ओके। तो मैं आपको बता दूं, सेल के अंदर जो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 चीजों से बना है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और फिर आपका आता है अंदर साइटोप्लाज्म, फिर आपका आता है अंदर केंद्र में न्यूक्लियस। तो यहाँ कहीं न्यूक्लियस होता है, ये सारा लिक्विड 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 से भरा हुआ है, ठीक है। तो 2 तरह के लिक्विड देखने को मिलता है। पहला लिक्विड जो सेल वॉल और ये न्यूक्लियस के बीच में है, सिर्फ ये आपका ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है। और साइटोप्लाज्म ऑप्शन में नहीं है, तो मैं एक चीज और बता दूं फिर। तो जो ये जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है, ये भी एक पूरा का पूरा एक लिक्विड के अंदर ही तो बह रहा है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं, कि जो न्यूक्लियस होगा वो सूखी सूखी जगह पे है, पहले पूरा लिक्विड है
लिक्विड के अंदर इन दोनों के बीच में जो लिक्विड है वो साइटोप्लाज्म है, और जो पूरा लिक्विड से भरा हुआ है वो क्या है आपका प्रोटोप्लाज्म। तो दिख रहा है प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म भी बह रहा है, न्यूक्लियस भी बह रहा है। तो प्रोटोप्लाज्म करता क्या है, प्रोटोप्लाज्म एक ऐसी जगह है, जैसे मैंने आपको बताया सेल के अंदर मैं सांस ले रही हूँ तो ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन के आ रही है, तो ये रिएक्शन मेरी प्रोटोप्लाज्म में ही हो रही है। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर सारी की सारी क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस हो जाती है, सारी केमिकल रिएक्शन यही होती है। सेल के जितने भी हिस्से आपको दिख रहे हैं सबके नाम बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, लाइजोसोम्स, ठीक है, एससीआर, ये सारे के सारे सेल के ऑर्गेनल्स कहाँ दिखते हैं आपको, प्रोटोप्लाज्म के अंदर दिखते हैं। केमिकल रिएक्शन यहाँ होती है, ऑर्गेनल्स यहाँ होते हैं, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म भी प्रोटोप्लाज्म के अंदर होता है। करेक्ट आंसर आपको मिल गया, तो करेक्ट आंसर इज प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन क्या है, स्केलेटल सिस्टम का, यानी कि कंकाल, आपके अंदर कंकाल है, ठीक है, हड्डियां हैं, कंकाल का पूरा स्ट्रक्चर है, तो कंकाल तंत्र है। वो कंकाल तंत्र क्या काम करता हो, क्या काम करता होगा, बहुत कॉमन सेंस है। आपकी बॉडी चल फिर रही है, खड़ी है, अभी आप बैठे हो, खड़े हो, ठीक है, लेटे हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने कंकाल स्ट्रक्चर की वजह से ही कर पा रहे हो वो चीजें। तो क्या कंकाल स्ट्रक्चर शरीर को सहारा, शरीर को सपोर्ट देता है, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी बनाता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, कि शरीर को सहारा, संरचना प्रदान करने में, गति का अनुमति देने में हेल्प करता है, क्या शरीर में ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट थ्रू आउट द बॉडी, शरीर में ऑक्सीजन पोषक तत्व का परिवहन इसकी वजह से होता है, या ये कन्वर्ट करता है खाने से, ये एनर्जी बनाता है, अरे खाने से एनर्जी सेल बनाता है यार, ठीक है, भोजन की ऊर्जा में परिवर्तित करना, या फाइटिंग ऑफ इन्फेक्शन और डिजीज, या हमारे इन्फेक्शन और डिजीज करने बचाता है। तो जब कोरोना हुआ था, तो कोरोना के टाइम पे आपने सुना होगा कि बहुत चीज फेमस हो रही थी, बार बार न्यूज में आते हैं इम्यून सिस्टम ठीक करो, इम्यून सिस्टम ठीक करो, इम्यून सिस्टम हमारा फाइट नहीं कर पा रहा वायरस से, वायरस इम्यून सिस्टम को अटैक कर दे रहा है, ठीक है, हमें ऐसी दवाई बनानी है जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे, इम्यून में जाके आपको कोरोना से इम्यून कर दे, वायरस से इम्यून कर दे, वायरस से दवाई लगने के बाद इम्यून हो गया, फिर उसका वेरिएंट आ जा रहा है, उससे आप इम्यून नहीं हो, फिर आपको उससे भी इम्यून होना है। ओके, तो इम्यून सिस्टम होता है जो आपकी दवा, आपको इन्फेक्शन और डिजीज से हेल्प करता है फाइट करने में, तो इम्यून सिस्टम है इसका आंसर, तो ये तो नहीं है। फूड से एनर्जी कौन बनाता है, बता दिया, सेल। सेल के अंदर कौन सा पार्ट था जो एनर्जी बनाता है, अभी मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में, जो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट पूरे शरीर में कौन फैला रहा है, क्या आपकी हड्डियां फैला रही है, नो, आपका ब्लड फैला रहा है, ठीक है, तो तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। तो लास्ट जो सबसे सही लग रहा था सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर ही है, मैंने तो उसका आंसर स्टार्टिंग में हिंट दे दिया था आपको कि आप खड़े हैं, लेटे हैं, तो अपने स्केलेटन सिस्टम की वजह से ही खड़े हैं। ओके, तो प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर इज द करेक्ट आंसर। क्या नेक्स्ट, हाउ मेनी फ्रीडम्स आर गारंटेड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 19 आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आता है, और इसमें क्या है, ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट अभी मैंने आपको बताया, फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, जस्टिसिएबल है, एनफोर्सिएबल है, ये टर्म याद रखने, बिकॉज ये टर्म क्वेश्चन में लिखी होती है, इसके क्वेश्चन में लिखी होगी तो आंसर में भी पूछ लेते हैं। जस्टिसिएबल, एनफोर्सिएबल, और एक और है गारंटेड है, गारंटेड है, मिलेंगे ही मिलेंगे, नो वन कैन वॉलेट इट, ठीक है, नो वन कैन वॉलेट इट, इवन गवर्नमेंट, सरकार खुद नहीं कर सकती जो कानून बनाती है, जिसके पास लॉ मेकिंग पावर है। तो आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, कितने राइट्स हैं इसके अंदर, आपके 6 राइट है। अभी आपको पता है प्रोटेस्ट हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ, तो मुझे तो लगता है अभी प्रोटेस्ट करंट में आ गया है, आपका करंट का पार्ट हो गया, और इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो वो पूछ सकते हैं आपसे। तो प्रोटेस्ट करने का जो हक है, क्या वो लीगल था, क्या वो इलीगल था, क्या जो लाठीचार्ज हुआ था वो लीगल था, इलीगल था, ये बात हो रही थी। लोगों को डिटेन कर लिया था, क्या लीगली डिटेन किया था, इलीगली डिटेन किया था। ओके, तो मैं आपको एक चीज तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब डिटेन करती है पुलिस, ठीक है, तो डिटेन के लिए क्या राइट दिए गए हैं, क्या अधिकार दिए गए, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या डिटेन किसको कर सकते हैं, पुलिस कब कर सकती है, और करते टाइम उसे क्या क्या चीजें इन्फॉर्म करनी होती है, जैसे लॉयर देने का टाइम देना होता है, 24 घंटे के साथ डीएम के सामने प्रेजेंट करना होता है,
और आपको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट उसी टाइम पता होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो आपको बिना रीजन बताए अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाए तो किन किन केसेस में कर सकती है, किन किन केसेस में नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बिकॉज ये पूछ सकते हैं वो आपसे। तो आपको दिख गया कि जो मेरा 19 में फ्रीडम फंडामेंटल राइट है उसके अंदर मुझे 6 फ्रीडम गिवन है कि मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, कुछ भी एक्सप्रेस करती हूँ। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं होता, ठीक है, मतलब मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकती जो किसी के लिए बहुत ज्यादा डेरोगेटरी हो सकता है, किसी के लिए इंसल्टिंग हो सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऐसे नहीं कि सरकार ने जो कानून बना दी तो बना दिया, वो मुझे फॉलो ही करना पड़ेगा ब्लाइंडली, तो मैं उसके अगेंस्ट बोल सकती हूँ, ठीक है। तो आपको पता है एक बार फार्मर का प्रोटेस्ट भी हुआ था दिल्ली में, ठीक है, और अभी ये आपका ये यूथ का प्रोटेस्ट भी हुआ था। तो ये सब प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं पीसफुली बिना आर्म के। अगर आप बिना आर्म्स के तो हाँ भी आप ग्रुप बना के असेंबल हो सकते हैं, आप अपने ग्रुप एसोसिएशन अपना यूनियन बना सकते हैं, आप यूनियन अपनी इंडिया के अंदर फ्रीली घूम सकते हैं, कोई आप किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वीजा नहीं लगेगा आपका, कहीं भी जाके भी रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। कोई सा भी प्रोफेशन, अगर आप टीचर, लॉयर, डॉक्टर कुछ भी बनना चाहे फ्रीली बन सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं कर सकता, और उसको आगे कैरी ऑन कर सकते हैं, कैसा भी काम उठा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्रीडम आपको किसने दे रखी है? आपको आर्टिकल 19 में दे रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर? फ्रिज के अंदर कौन सी ऐसी चीज रखी जाती है उसके ऑर्डर की वजह से बहुत स्मेल आती है उसमें से, ठीक है। लेड क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, फेरस सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट। साइंस का केमिस्ट्री में से है तो इसका करेक्ट आंसर है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछ लूं, केमिकल फॉर्मूला, तो वो क्या होगा? NaHCO3। तो सोडियम बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट हो गया CO3, ये हो गया बाय लगा देते हैं हम हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। और Na किसका सिंबल होता है? आपका सोडियम का सिंबल होता है। तो इसका ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी गंध बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसलिए इसको फ्रिज में रखा जाता है आमतौर पे, ठीक है। और इसका जनरल नेम पता है आपको क्या होता है? ये तो हो गया केमिकल फॉर्मूला, जो साइंटिस्ट लोग यूज करेंगे तो उसको इस टर्म में दिखाएंगे, और उसको अगर आप किसी साइंटिस्ट से पूछेंगे तो आपको सोडियम कार्बोनेट नाम देगा। लेकिन जनरल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में हम इसको पता है क्या बोलते हैं? आपके किचन में रखा हुआ है बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा का क्या है? बेकिंग सोडा किसमें काम आता है? किसी भी चीज को फुलाना होता है मुझे, किसी भी चीज को सॉफ्ट बनाना होता है मुझे, तो बेकिंग सोडा यूज करती हूँ, ठीक है। जैसे भटूरे बना रहे हैं हम, छोले भटूरे बना रहे हैं, उसमें डलता है आपका बेकिंग सोडा के, ये यूज है। बेकिंग सोडा का एक और बहुत अच्छा यूज है, इसको बोलते हैं ये एंटी एसिड है। पेट मान लो खाली है पूरे दिन से, या आपने कुछ खा के एसिडिटी हो गई, तो बेकिंग सोडा का जो नेचर होता है वो क्या होता है? क्षार नेचर का होता है। हिंदी में क्षार बोलते हैं, इंग्लिश में बेस बोलते हैं। तो अगर मेरे पेट में एसिड भरा है और मैंने बेस खा लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मेरे को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म है, सब कहीं ना कहीं पूछी गई है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, एंटी एसिड पूछा गया है, सॉफ्ट बनाने के लिए क्या यूज होता है पूछा गया, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, आपका पेट ठीक हो जाएगा। ना ज्यादा एसिड रहेगा ना ज्यादा बेस होगा, तो एसिड प्लस बेस हम कर लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी दे रही हूँ नोट डाउन करते रहिए, पॉइंटर्स बनाते रहिए, बिकॉज भूल जाओगे एक बार देख के, ठीक है। किसी को याद नहीं रहता, मुझे खुद नहीं याद रहता। अगर मैं कोई एक नई वीडियो देखूंगी, जो नई इन्फॉर्मेशन लूंगी, उसको एक बार देखने से याद नहीं होगा, मुझे उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, और पॉइंटर्स नोट डाउन करते रहो। जब हम लिखते हैं तो हमारा माइंड हमें हेल्प करता है ना लिखने में, तो वो चीज याद रहती है। आगे, हु एक्ट एज द हेड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट? यूनियन गवर्नमेंट अभी मैंने बताया आपकी नेशनल लेवल पे जो काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार, ठीक है। अब केंद्र सरकार का भाई हेड कौन होगा? क्या ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है? भाई जब सरकार बनती है, इलेक्शंस होते हैं, तो कौन हेड बनता है? कौन जाता है? जो यूनियन गवर्नमेंट का हेड होगा वही तो पाकिस्तान जाके, चाइना जाके, यूएस जाके, इंडिया के बिहाफ पे अग्रीमेंट करके आएगा, ट्रेड अग्रीमेंट्स करके आएगा। कौन करके आएगा? आपका प्राइम मिनिस्टर ही तो है। आंसर दिख रहा है, प्राइम मिनिस्टर। वाइस प्रेसिडेंट क्यों होगा हेड? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होंगे हेड। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कंट्री का नॉमिनल हेड बोला जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, कंट्री का नॉमिनल हेड बोला जाता है, ठीक है। और सीजीआई कहाँ बैठता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में इसका आर्टिकल भी बताया, कहाँ होता है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उनका तो यूनियन गवर्नमेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट, विच रिवर फ्लो वेस्टवर्ड थ्रू द पेनिनसुलर प्लेट्यू? पहले तो मुझे ये बताइए कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से होकर पश्चिम की ओर जाती है? अब पश्चिम तो पता होना चाहिए ना, किधर है? इधर है वेस्ट, ईस्ट इधर है आपका,
तो पश्चिम की ओर कौन सी नदियां जाती है? पहली बात तो पेनिनसुलर प्लेट्यू कहाँ है इंडिया में? फिर से इंडिया का मैप आ गया, जिसको मैप क्लियर है उसको रट्टा मारने की नीड नहीं है। के ये पोर्शन है मेरा पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू, वो जमीन, लैंड का वो हिस्सा जो तीन तरफ से, एक दो तीन, तीन तरफ से आपके पानी से घिरा होता है, वो हिस्सा पेनिनसुलर प्लेट्यू कहलाता है। तो सिर्फ इंडिया ही नहीं है जिसके पास पेनिनसुला है, पेनिनसुला और भी देशों के पास है। कौन से देशों के पास पेनिनसुला प्लेटू है मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताने का क्या होगा कि आप एक बार गूगल तो करोगे, गूगल करके कुछ चीज ढूंढोगे तो सही, ढूंढोगे तो दिमाग में कुछ तो जाएगा, बिकॉज आ सकता है वो क्वेश्चन। कमेंट में बताइए मुझे कि पेनिनसुलर प्लेटू कौन से देशों में, वो हिस्सा जो देश का तीन हिस्से अगर तीन साइड पानी से घिरी होती तो पेनिनसुलर प्लेटू है। तो पेनिनसुलर प्लेटू में कौन कौन सी नदियां हैं? यह है नर्मदा, उसके पैरेलली जा रही है तापी, ठीक है। साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की मेजर रिवर कौन सी है? ये तो हो गया आपका नॉर्थ ऊपर तक, इसके गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। तो आपको अगर मैंने बहाव बना के दिखाया तो आपको पता चल रहा है कौन सी नदी किधर जा रही है, पश्चिम की तरफ कौन सी नदी जा रही है, नर्मदा और तापी जा रही है। तो तापी इज द करेक्ट आंसर, यमुना नहीं है, गोदावरी नहीं है, कृष्णा नहीं है। ठीक है, नदियों का मैप देखो एक बार, इंपॉर्टेंट नदियों की डायरेक्शन, दिशाएं याद रखो, कौन कौन से स्टेट से होती हुई जाती है याद रखो, और किस तरफ होती हुई जाती है, उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा ध्यान रखो। ईसोफेगस इन द ह्यूमन बॉडी, ओ साइलेंट है तो ईसोफेगस पढ़ते हैं इसे। इन द ह्यूमन बॉडी बिलोंग टू विच ऑर्गन सिस्टम? मानव शरीर में ग्रास नली कहाँ होती है? मैं कोशिश करूंगी कि डायग्राम अच्छा सा बन जाएगा। आई सी, ये है आपके मुंह से, ये कनेक्टेड है, ये नली होती है आपकी, ठीक है। फिर यहां जाके आपका पेट होता है, स्टमक होता है, ठीक है। अब ये जो नली है ये कहलाती है आपकी ईसोफेगस। तो इसको हम एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, बहुत सिंपल है, फूड पाइप। फूड पाइप में क्या चाहता है आपका? फूड जाएगा, खाना जाएगा। तो कौन से तंत्र का, कौन से सिस्टम का पार्ट हो सकता है बॉडी का? गैस कर लो, बहुत ही सिंपल है। क्या हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, आपकी बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो नर्व से बना हुआ है, नसों से बना हुआ है, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम तो नहीं है आपका, ये रेस्पिरेटरी सॉरी नर्वस सिस्टम नर्व से बना हुआ है। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का फ्लो होता है, जो अभी पीछे हमने किया था एक ऑप्शन जिसमें मैंने आपको बताया था कि आंसर उसका ब्लड है। ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड, फूड करता है, ऑक्सीजन ट्रेवल करता है पूरी बॉडी में, फूड टुकड़ों में बटा हुआ। रेस्पिरेटरी सिस्टम तो ऑब्वियसली लंग्स होंगे, इसमें फेफड़े होंगे आपके, ठीक है, एक इधर एक इधर, ठीक है। लंग्स क्या करते हैं? सांस लेने में हेल्प करते हैं। नर्वस सिस्टम आपका चलता है, अगर आपने किसी गर्म चीज को टच किया तो आप एकदम हटाते हैं तो आपके ब्रेन तक मैसेज जाता है। तो ब्रेन तक मैसेज कौन पहुंचाता है? आपकी जो नसें होती है, नर्व्स होती हैं, नर्व्स के अंदर आपको क्या मिलता है? सेल मिलता है, एक कोशिका मिलता है जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं, वो पहुंचाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका आंसर बचा, क्योंकि खाना नीचे जा रहा है, ठीक है। तो खाना जो आपका होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही नली है जिसकी वजह से खाना नीचे जा रहा है, और कोई नली नहीं हो सकती। एक और इसमें अटैच होती है, उसमें एयर जाती है, एयर इन और आउट होती है, लेकिन खाने के लिए अलग है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ही है जिसका ये पार्ट हो सकता है। ठीक, आज के लिए इतना ही, ठीक है। नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ नोट डाउन करते रहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट रिवाइज करते रहिए, ठीक है। अगर आपका रीजनिंग क्वांट ये स्ट्रांग नहीं है तो भाई सुपर 100 का हमारा बैच है, ठीक है। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सीट्स अभी हैं कि नहीं है, क्योंकि सुपर 100 ही है ना, तो इसमें आपको फुल सिलेबस का कवरेज, ठीक है, फुल प्रीवियस ईयर 50 PYQ की PDF, मैथ्स की, रीजनिंग की, हिंदी की वो कैब, इंग्लिश की वो कैब, और वही वो कैब जिसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बिकॉज उससे बाहर का कुछ बनता ही नहीं है। उसमें इतना डाल दिया, इतना MCQ कवर कर दिया, इतने मॉक टेस्ट बना दिया, ठीक है, इतनी PDF बना दिया उसमें। तो ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको करना है, बिकॉज बच्चे तो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं जहां तक मुझे पता है, जैसे हम कनेक्ट रहते हैं। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो नंबर पे कोऑर्डिनेट कर लीजिए, 2 नंबर मेंशन है, वरना टेलीग्राम पे आप कोऑर्डिनेट कर लीजिए। और अगर आपको कोई पर्सनल कुछ पूछना तो आप इंस्टा पे भी बात कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।